Hello, bachelors. Welcome back to this channel. And today we are going to, discuss our previous year paper of PPA Programming Principle and Algorithm. बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आई थी और अभी आपका PPA का पेपर भी है, तो अभी हम उसी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैथ्स का पेपर आपका बहुत बच्चों का गुड गोइंग होगा, बहुत का नहीं भी हुआ होगा, बट इट्स ओके, राइट। जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट पेपर की तरफ देखिए, क्योंकि अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, हम आगे वाले को चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप प्लीज पीपीए को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड भी चैप्टर नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, राइट। सेम उसी तरीके का होता है जैसे मैथमेटिक्स का आया था आपका इस बार। उसमें भी पहले फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सारे पांच में से पांचों करने थे, पर ये 2021 का है तो इसमें से खाली दो ही करने थे। पर लेकिन आपका इस बार का जो पेपर होगा उसमें पांचों में से पांचों क्वेश्चंस करने होंगे, राइट। और सेक्शन बी जो था उसमें थ्री में से वन क्वेश्चन करना था, पर आपको 2021 में करना था, बट आपको ये पूरा करना होगा। कितने? टू क्वेश्चंस, राइट। हाँ, यहाँ पे टू क्वेश्चंस करने होंगे, जैसे कि आपके मैथ्स के पेपर में था। तो आई डोंट थिंक कि आपको पेपर का पैटर्न वगैरह कुछ मुझे बताने की जरूरत है, राइट। मैंने फिर भी बता दिया आधा, तो आधे से ज्यादा ही बता दिया इनफैक्ट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना सॉल्व करना। ये आपका सेक्शन सी है ना, राइट। इसमें आपको फाइव में से टू दे रखे हैं, पर थ्री करने होंगे इस बार, क्योंकि 2021 का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन यही है, राइट द यूज ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। कमेंट्स मैंने आपको बताया था ना, वो जो होते हैं कमेंट्स, वो आपके प्रोग्राम का कोई पार्ट नहीं होते हैं। वो तो बस आप इसलिए उनको यूज करते हैं ताकि आप कोड के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकें कि इस कोड में क्या लिखा जाएगा, कहाँ पर क्या राइटिंग है, कहाँ पर क्या है। इस तरीके का हम उसको जो उसको रीड कर रहा है उसके लिए अपने कोड को एफिशिएंट बनाना, राइट। तो कमेंट में मैं आपको पूरा एकदम टू द पॉइंट बात ये बताना चाहती हूँ कि कमेंट का हम यूज केवल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो एक नॉन कोडर पर्सन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो हम इसलिए कमेंट्स लिखते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट यानी कि आप ऐसे दो स्लैशेस लगाएंगे तो खाली एक ही लाइन में आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से बैक स्लैश, और ये एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक्स, और ये वाले आपको रिप्रेजेंट करना, राइट। इससे आपका ये रिप्रेजेंट होगा कमेंट्स, राइट। तो आप इसको पढ़ लेना, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस पढ़ लेते हैं पहले। डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन। इसमें बताया था कि प्रेसिडेंस क्या होता है, कि जिस तरीके से आपका बोर्ड मास रूल होता है ना, कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से जो प्रेसिडेंस होता है वो आपको ये बताता है कोड में, कोडिंग लैंग्वेज में, कि आपको कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है, राइट। किसको आपको टॉप प्रायोरिटी देनी है। और एसोसिएटिविटी ये बताता है कि अगर आपके पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे। तब आप उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है या फिर राइट टू लेफ्ट जाना है। क्योंकि आपका कोई भी ऑपरेटर होगा तो वो एक ही डायरेक्शन, इसी तरीके से हो सकता है, एक लाइन ही होगी वो, तो आप उसको या तो लेफ्ट टू राइट जाके सॉल्व कर सकते हैं या आप उसको राइट टू लेफ्ट जाके सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट, राइट। तो यही है आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, राइट। तो और इसका ये एक टेबल भी था जो कि आपको बताता है कि क्या करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसमें सारे के सारे लेफ्ट टू राइट ही हैं ज्यादातर, बस राइट टू लेफ्ट एक आपकी प्लस माइनस वाला है। और ये है, वैसे ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, पर लेकिन आपको अगर ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तब आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी अगर सेक्शन ए में ही पूछा जाए तो आप उतना भी लिखेंगे जितना पहली पहली स्लाइड में था, तो वो भी सफिशियंट होगा, है ना। इनफैक्ट मोर देन सफिशियंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं अपनी गलती खुद बता रही हूँ, पर मैंने जो बिग ओ नोटेशन था ना वो आपको पढ़ा दिया था। मुझे लगा कि वो ज्यादा आएगा, बट अगर ये भी आ जाता है तो ये और पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की एक फॉर्मूला टाइप होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस कोई भी एल्गोरिथम यूज करने वाला है, राइट। अगर आपने कोई एल्गोरिथम लिखा है तो वो कितना इनपुट साइज लेगा,
ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, यानी कि कितना टाइम वो कंज्यूम करेगा और कितनी मेमोरी वो लेगा, स्पेस यानी कि कितनी मेमोरी वो लेगा। तो यहाँ पे लिखा है एज इट इज कि ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली is defined as the process determining a formula for total time required towards the execution of that algorithm। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम बस यही देखते हैं कि कितना टाइम हमें अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने के लिए चाहिएगा, कितना टाइम हमको अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिएगा, मैक्सिमम टाइम। एक तरीके से हम ये बोलें कि अगर वर्ड से वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तब हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा। Space complexity is defining is the process of defining a formula of prediction of how much memory space is required for the successful execution of the algorithm. The memory space is generally considered as the prime memory। ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि अपनी हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करने वाला है ताकि वो ठीक से एग्जीक्यूट हो सके, और जो वो मेमोरी यूज करता है वो प्राइमरी मेमोरी यूज करता है, राइट। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पढ़ लेना, राइट। व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये भी मैंने आपको बताया था। स्कोप ऑफ वेरिएबल एक रीजन होता है प्रोग्राम में जहाँ पे जो आपका वेरिएबल है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखा है व्हेन द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन दैट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड बियॉन्ड दैट रीजन। ओके, लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। देखिए आपको ये सब चीजें लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप लिखने की जरूरत तब होगी जब ये थोड़ा ज्यादा नंबर में पूछा जाएगा। अगर कम नंबर में पूछा जाए तो आप खाली इसका स्कोप की थोड़ी सी डेफिनेशन दे देना और थोड़ा सा और इसके बारे में इनहेंस करके लिख देना। और अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं है, आप लोकल वेरिएबल और लोकल स्कोप के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको नहीं समझ आता कि हम और क्या लिखें, तो आप यही उठा करके लिख दीजिएगा, लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, राइट। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसे दोबारा दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। ओके, फिर आपका ग्लोबल वेरिएबल जो कि पूरे ग्लोबली आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप वो पूरा ब्लॉक जहाँ पे आप वो ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो वही सब लिखा है इसमें जो मैंने पढ़ा दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लासेस इन सी, स्टोरेज क्लासेस के भी ऊपर एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने आपको बताया था, राइट। एक बार और बता देते हैं। स्टोरेज क्लासेस इन सी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, मेमोरी, लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। अगर ये ज्यादा नंबर में आता है तो आप इसको पूरा डिफाइन करके लिखिए, और अगर ये कम नंबर में आता है तो आप इसको थोड़ा छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इतना लिख दीजिए, फिर ऑटोमेटिक में आप इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक वही होता है जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। रजिस्टर क्या होता है, वो मेमोरी आपको सीपीयू के रजिस्टर्स में दी जाती है ना, वो रजिस्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका एक स्टैटिक होता है, एक आपका एक्सटर्नल होता है। ये सब आपको तब लिखने की जरूरत है जब वो आपको ज्यादा नंबर में पूछा जाए। अगर कम नंबर में पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आपने 12th तक पेपर दे लिए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आपको इतना पता है कि किसमें कितना लिखने की जरूरत है, राइट। नाउ नेक्स्ट, और ये वही आपकी टेबल है जो कि आप अगर सिक्को बना देंगे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन दे दीजिएगा स्टोरेज क्लास की, और इसके टाइप्स में अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप इस टेबल को बना दीजिए, तो आपको नंबर ठीक से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपका लिखना हुआ जो होता है वो ऐसे पैराग्राफ्स में जो होता है उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। वो अगर कोई डायग्राम है या कोई ड्राइंग है, इस सब को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप ये टेबल बना देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, और इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है। ऑटो के रैम में सबकी देखो स्टोरेज प्लेस है, इनके नाम तो खैर सभी को याद हो गए होंगे, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। इन तीनों रजिस्टर को छोड़ करके तीनों आपके रैम में रहती है। बाकी इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है ऑटो रजिस्टर की, 0 0 स्टैटिक और एक्सटर्न की होती है। बाकी एक्सटर्न ही है खाली जो ग्लोबल उसका स्कोप होता है, जो ग्लोबली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बाकी आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन printf and scanf फंक्शन यूज इन सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, बेसिक चीज जो मुझे इसमें आपको बतानी है, प्रिंट एफ स्कैनफ मैंने आपको बता दिया। प्रिंट एफ आप अपना वेरिएबल शो कराने के लिए, बेसिकली आउटपुट दिखाने के लिए आप यूज करते हैं
है, स्कैनफ आप इनपुट लेने के लिए, मतलब कि इनपुट देने के लिए यूज करते हैं, राइट। अगर आपने स्कैनफ लिखा है तो आपको कंप्यूटर जो है वो इनपुट आपसे लेगा, और प्रिंट एफ अगर आपने लिखा है तो वो आपका आउटपुट शो कराएगा, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे कोई आपका एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं किया है, वो इसलिए ताकि मैं आपको बताऊं कि आप प्रिंट एफ स्कैन एफ में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप printf एंड scanf में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बहुत सारे प्रोग्राम करवा दिए हैं, तो आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। और जो मुझे आपको बेसिक चीज बतानी होती है, अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी का आता है क्वेश्चन, तो पहले आप अपना पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर उसके बाद आप एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाएंगे। और अगर ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर आप ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे एग्जाम्पल में अगर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो इट विल मेक अ इफेक्ट ऑन योर एग्जामिनर। ओके, कॉपी चेकर कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये प्रिंट एफ स्कैन एफ को आप पढ़ लेना और थोड़ा सा ये देख लेना किसको किसको किसके लिए यूज किया जाता है, राइट। सी परसेंट डी इनके लिए यूज होता है, परसेंट एफ फ्लोट के लिए, एंड सी चार कैरेक्टर के लिए, चार यानी कि कैरेक्टर, एंड एस कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए, कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कि पूरा कोई नाम टाइप्स। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये वही मैंने आपको पढ़ाया था, पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, फिर आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है कि आप इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, किस टेक्निक को यूज करके क्या सोल्यूशन आ सकता है। आप यहाँ पे ये करते हैं, फिर आप एक इफेक्टिव सोल्यूशन को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मैं ये वाले सोल्यूशन से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद अपनी सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आंसर को लेकर के आते हैं, सॉरी अपनी एक तरीके से डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जो आपने मेथड सोचा है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना आंसर लेकर के आते हैं, सोल्यूशन लेकर के आते हैं। उसके बाद अपने रिजल्ट को रिव्यू करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि लास्ट में है, पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये आपने ढंग से नहीं किया तो आपका जो पूरा आंसर है वो गलत हो सकता है, राइट। ये आपके स्टेप्स हैं, अगर आप ये वाला डायग्राम बना देंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नंबर नहीं देगा, वो नंबर दे देंगे, बट अगर आप इस तरीके से ज्यादा शो करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। Write a program in C language to check whether the given number is prime or not. ये मैंने आपको करवाया था, जो एक किसी ने बोला था कि आप प्रैक्टिकल्स को और आगे तक कंटिन्यू कीजिए, तो मैंने उसमें ये करवा दिया है, प्राइम है या नहीं। आप वहां से भी देख लेना अगर आपको ढंग से समझना है तो। और बाकी मैंने इधर ये रख ही दिया है, ठीक है। ये है आपका प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बस वही वाली अपने कंडीशंस डालनी है और उसके बाद आपको ये प्राइम है या नहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपको चाहते हो कि मैं डिफाइन करूं तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, बाकी आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। और ये यहाँ पे 2 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, राइट। वो प्राइम नंबर है या नहीं है इसकी दुविधा में आप मत पड़ो, बट 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट करा है। गॉट दैट। इसके बाद है आपका एक्सप्लेन द लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये देख लीजिए, द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डेटा एट द बिट लेवल। बिट लेवल यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। व्हेन वी परफॉर्म द बिटवाइज ऑपरेशन देन इट इज आल्सो नोन एज बिट लेवल प्रोग्रामिंग। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, इधर 0 और 1, राइट। कंप्यूटर लैंग्वेज है तो भैया 0 1 ही उसकी भाषा है जो वो समझता है, राइट। इट इज मेनली यूज्ड इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टू मेक द कैलकुलेशंस फास्टर। We have different types of bitwise operators in the C programming language. ये आपके operators है, and bitwise AND operator, ये और ऑपरेटर है, ये आपका एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर भी है, ये जो पढ़ा था हमने, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास एक्स वाई वैल्यू है और आपको एक्स एंड वाई निकालना है, यानी कि आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है, तो ये क्या करता है कि ये एक तरीके से एडिशन का काम नहीं, मैं आपको बताऊं तो ये जो है क्या करता है, ये देखता है कि आपके पास अगर एक भी जीरो है, अगर आपके पास एक भी जीरो है तो ये आंसर में जीरो ला देगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आपके पास दो नंबर में से एक नंबर में भी जीरो तो वो जीरो ला देगा, और अगर आपके पास दोनों नंबर में वन है तो वो वन लाएगा, ठीक। और जो और ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर आपके पास एक भी वन है तो वो वन ला देगा। ट्रुथ टेबल जिसे बोलते हैं, ये 12th में पढ़ाया जाता है, आई थिंक आप लोगों का स्किप हो गया था, कोई बात नहीं है।
इट्स ओके राइट, बस आप इसको ट्रुथ टेबल को पढ़ लेना, ठीक है। यही बात है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये आपका एक एग्जांपल भी देख लो। वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी राइट। तो अब आपको क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है। तो आपने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया 0110 एंड 0100। ये आपको कन्वर्ट करेंगे जब आप इसको, तो ये आपकी फॉर्म आएगी राइट। CFO में पढ़ाते हैं इसको कन्वर्ट करना। आई होप आपने वहां से पढ़ लिया होगा, तो राइट। और नेक्स्ट है आपका, तो फिर अब आप इस तरीके से यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगवाएंगे, तो आपको आपकी वैल्यूज ये मिल जाएंगी, ठीक है। आप इसको एक बार अपने सिस्टम में ऑपरेट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिर है आपका लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइंस टू और मोर एक्सप्रेशंस इज टर्म्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशंस। जो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को जोड़ दे उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। Called logical AND operator if both the operands are non-zero then condition becomes true। वही वाला सिस्टम है इसमें भी, है ना। और उसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं, लॉजिकल वाला मैंने आपको इसलिए स्किप करवा दिया क्योंकि मैंने वो पढ़ाया था पहले से, तो बस ज्यादा तो कुछ था ही नहीं उसमें, ठीक है। डिस्कस द फॉलोइंग विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स। गेट ch, गेट chr, पुट chr, मैंने ये तीनों पढ़ाए हैं। ये हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, मैंने ये भी पढ़ाया है। गेट ch आपकी जो डिस्प्ले वाली स्क्रीन होती है उसको होल्ड करने के लिए आप यूज करते हैं गेट char। एक कैरेक्टर को लेने के लिए, एक कैरेक्टर को लेने के लिए, आपसे एक कैरेक्टर को लेने के लिए, फिर से बता रही हूँ, गेट CHR को यूज करते हैं और पुट CHR उस कैरेक्टर को, लिए हुए कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक। आप इसको पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे इसको लिखना है बेसिकली। जितने शब्दों में मैं बता रही हूँ उतने शब्दों में लिखोगे तो आई गेस नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेना क्योंकि आपको इतने ज्यादा शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपका हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, और ये मैक्रोज के टाइप वगैरह आपको पता है ना। हैशटैग इंक्लूड हम बहुत सारी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं जिसमें आपकी प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं, और आपका उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड आपके कीवर्ड्स वगैरह भी होते हैं, इसलिए हम उनको यूज भी करते हैं, ठीक है। इसको भी प्लीज पढ़ लेना, इसको दोबारा से पढ़ाने का मीन्स नहीं होता है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे खाली हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एनी थ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी विद प्रॉपर सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स। देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पेपर में ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है या फिर आपको शीट्स बनी है, नो, दैट्स नॉट द डिमांड ऑफ एग्जाम। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आते ही इस तरीके से हैं कि आपको ज्यादा लिखना पड़े उसमें, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होंगे तो वो पूछेगा ही आपसे। अब आप ये देखिए, थ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, आपको यहाँ पे तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, प्रॉपरली लिखने हैं कि उनका मतलब क्या है, फिर आपको उनका सिंटेक्स भी लिखना है और फिर उनका एक एग्जाम्पल भी देना है, राइट। तो आप खुद सोचो ना कि इसमें कितने सारे पेजेस जाएंगे आपके, आराम से चले जाएंगे, तो आपको पेजेस भरने की जरूरत नहीं है। ओके, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपको सीधे सीधे बस वही लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि वो आप अगर उसको दोबारा से पढ़े तो आपको समझ में आ जाए, ताकि सामने वाले को समझ आए, राइट। तो आप, मैंने यहाँ पे तीन आपकी जो स्ट्रक्चर्स लिए हैं वो इफ एल्स है, व्हाइल है एंड डू व्हाइल है, और मैंने ये तीनों ही आपको समझाए। इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर इफ वाला एक्सप्रेशन देंगे, अगर वो एक्सप्रेशन सही है तो आपकी स्टेटमेंट वन प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो आपकी स्टेटमेंट टू प्रिंट हो जाएगी। वाइल में आप पहले कंडीशन देते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होती है। डू वाइल में पहले आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी। दैट्स द वे हाउ इट एग्जीक्यूट्स, राइट। और मैंने यहाँ पे तीन से ज्यादा भी आपको दिए हैं, फॉर भी दिया है एक, ताकि आप अपनी मर्जी से लिखें। फॉर में आप जानते हैं एक साथ आप तीन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए होता है कि आप पहली बार उसको एग्जीक्यूट करा लो, ठीक है ना, पहले ही आप उसको एग्जीक्यूट करा लो। स्टेटमेंट टू जो होता है वो कंडीशन को डिफाइन करता है, और स्टेटमेंट थ्री जो होता है वो हर बार एग्जीक्यूट होती है। ओके, नेक्स्ट लाइन में, अगर आप नेक्स्ट लाइन वाला कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन में, नहीं तो आप सामने सामने से लिखते हैं, तो वो हर बार आपकी स्टेटमेंट थ्री जो है वो यूज होती है। ये आपका सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि किस तरीके से आपको अगला वाला प्रिंट करना है, उसके बाद इनके वो आगे तक बढ़ता जाएगा, राइट। और इसके एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। इफ एल्स की तो बहुत सारे हैं, इवन है, ऑड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत सारे हैं आपके, ठीक है ना। वाइल में आप कोई सी भी कंडीशन को चेक करवा दीजिए, और डू वाइल में आप
कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा के उसको कंडीशन को बहुत सारे मैंने आपको करवा भी दिया वैसे पहले से, है ना। और क्या था आपका, फॉर था एक नेस्टेड इफ एल्स में आप मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स ले सकते हैं। एंड और क्या था, हाँ यही सब थे आपके 3 आपको लिखने थे। अब सारे वाले स्ट्रक्चर्स, अब सबको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ के जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पेपर हार्ड सा आएगा, नहीं है। आप जितना आपको दिया है आप उतना आराम से पढ़ के जाइए, ठीक है। ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आप इसमें वही करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एरर आता है तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस, तो आप इसमें एक एग्जांपल जरूर लिखते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम लिखना अपनी मनचाही, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि आप उसमें कोई भी वैल्यूज डाल के देखते रहिए, और वो गलत आएगी तो छोड़ दीजिए वहीं पर, ही दूसरी वैल्यू ले लीजिए। इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर मेथड को चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चन पेपर में उसको शो भी करा सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो दिमाग आपके पास है ना कि आप कौन सा इसमें एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं भगाए जा रही हूँ, क्योंकि अब पेपर से 2 दिन पहले मैं आपको ये सब चीजें बताने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, आपको पढ़ना है तो आप आराम से डिवाइड एंड कॉन्क्यू टेक्निक मैंने बताया था, तोड़िए फिर उसको सॉल्व कीजिए सेपरेटली, फिर उसको कंबाइन कर दीजिए। ऐसे आप करके दिखा सकते हैं मैक्सिमम 3 नंबर्स वाले में, कि आप पहले उसको तोड़ दीजिए कि एक को आपको एक ए में आपको एक बार आपको ए को बड़ा दिखाना है, एक बार आपको बी को बड़ा दिखाना है, और एक बार आपको सी को बड़ा दिखाना है, और फिर क्या क्या प्रिंट करना है वो लिख दीजिए, उसको कंबाइन कर दीजिए। ओके, और दैट मच हार्ड। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, यस 13 लास्ट था। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन, ये देखो कॉल वाला ना फंक्शन को आप दिमाग में रख लो कि ये आ सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आपको पता ही है ना। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। याद है ना आपको कि आप एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको वो एक एक स्कोप के लिए वो चेंज होगी, थोड़े से स्कोप के लिए वो चेंज होगी, एक आपके पर्टिकुलर कोड के लिए चेंज होगी, पर वो एक्चुअली में चेंज नहीं होगी। पर लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में उसका एड्रेस क्योंकि पास किया जाता है तो वो पूरा ही वेरिएबल चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में चेंज हो जाती है, फॉर्मली चेंज नहीं होती, वो एक्चुअली चेंज हो जाती है। ये आपका यहाँ पे एग्जांपल है, कॉल बाय वैल्यू का है। इसमें क्या होता है, अपने यहाँ पे स्वैपिंग का एक प्रोग्राम लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद में अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे ना, यहाँ तक आपने प्रोग्राम बना लिया अपना, तो अभी स्वैप हो गई, चेंज हो जाएंगी। पर अगर आप इसको दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, इसके बाद आप प्रिंट एफ ए लिखेंगे ना, तो आपका ए 10 ही प्रिंट होगा, 20 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि बेसिकली अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अब बी अब 10 हो चुका है। पर लेकिन अगर आप इसको इस पूरे सिस्टम के बाद प्रिंट करवाएंगे, इस पूरे कोड के बाद प्रिंट करवाएंगे ना, तो वो 10 ही 20 ही प्रिंट होगा बी, राइट। कॉल बाय रेफरेंस में क्या चेंज होता है ये देख लीजिए। इसमें ना एंड ए हो जाता है। एंड ए का क्या मतलब है कि आपने उसका पूरा एड्रेस कॉपी कर लिया है। अगर आप यहाँ पे एंड ए ना लिख करके सिर्फ ए लिखते तो यहाँ पे एड्रेस नहीं आता, खाली आपकी वो वैल्यू आती। पर लेकिन आपने एंड ए लिखा है तो वो उसका एड्रेस आ गया, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म हो गई है, और आई होप आपको आपका क्वेश्चन पेपर समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन पेपर के लिए पेपर में लिखने के लिए बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितना आपसे पूछा जाए आप उतना लिखिए, शीट्स मत भरिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पूरी शीट्स ही भरनी है, नो नीड, और किसी की भर्ती भी नहीं है, ठीक है। तो जितना पूछा जाए, क्योंकि वो पूछता ही इतना है कि आपको मैक्सिममली आप पूरे पेज उतने भर देंगे जितना वो भरवाना चाहता है। और इसमें तो आपको वैसे प्रोग्राम्स भी लिखने होते हैं, तो एग्जाम्पल में आप प्रोग्राम अगर देंगे, प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो आपके नंबर ठीक से आएंगे, अच्छे से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और हाँ, सेकंड सेम में भी मैं आपकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, तो सबको पास होना है बहुत अच्छे नंबर्स, ताकि हम सेकंड सेम में और अच्छे से पढ़ सकें। और अब मैं टाइमली आपकी सारी वीडियोस डालूंगी, ताकि आपके पेपर के लिए भी हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो सेम फर्स्ट आप एक तरीके से मैनेज कर लीजिए, बस पास, अच्छे नंबरों से पास होकर के आ जाइए। सेकंड सेम में तो हम बचा देंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, कोड योरसेल्फ।